अब मान लो मैं बैच यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, मैं बैच यहाँ से स्टार्ट कर दूँ कि इट इज़ मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस गलत होता है और ये सही होता है, इट इज़ आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। और मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दूँ कि देख बेटा इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये असली सब्जेक्ट तो होता नहीं, तो यहाँ पे असली सब्जेक्ट लिखा जाता है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, इसलिए आई आएगा। और हूना एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अपने एंटीसेडेंट के अनुसार लेता है, आई के साथ एम आता है ना कि इज, इसलिए एम ठीक है। तो किसी बच्चे को कुछ बात समझ आएगी क्या? अगर कोर्स मैं सीधा यहाँ से तान दूंगा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के ऐसे गांव देहात के बच्चे भी, उन्होंने भी ये कोर्स लिया है ना, उन्होंने भी ये कोर्स लिया। टेंशन मत लो इंग्लिश मीडियम वाले, तुम अपने आप को चेक, कितना ही फन्ने खा हो तुम इंग्लिश में, तुम्हें भी 3-4 क्लास रुक जाओ बस, ठीक है, तुम्हें कंटेंट मिलेगा एकदम क्रीम, तुम्हारे लेवल से भी ऊपर चला जाएगा वो। लेकिन शुरुआत में बिल्कुल बोरिंग करके बिल्कुल बेसिक से हिंदी मीडियम के हिसाब से उस बच्चे के हिसाब से ही करूँगा, ठीक है जी। आ जाइए, छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब ही लुक्स हैप्पी ठीक है, ही वर्क्स हैप्पीली ठीक है, कोई बगल से पूछ ले कि हैप्पी यहाँ पे हैप्पीली क्यों नहीं आ सकता, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि ये ऐसी वर्ब है इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब के जैसा काम कर रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता। ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई दे रहा है, तो ये जो वर्ड है ये लुक्स के लिए ना आके हैप्पी के लिए आया है, और वो खुश होके काम करता है, ये वाला वर्ड वर्ब के लिए आया है। तो जो वर्ड वर्ब के लिए आते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जो लोग नाउन, जो वर्ड नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये बातें कहाँ से सीखोगे, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक ये कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं कि अच्छा जी बैग नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन तो लगेगा नहीं, एडजेक्टिव लगेगा, तो भैया ये गलत हो गया, सही हो गया। इन सब चीज़ों को लॉजिकली समझने के लिए आपको बेसिक से होके गुजरना पड़ेगा। और आज एक बात बोल रहा हूँ, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इंग्लिश को 95%, आप चाहे 1 2 3 नंबर डाल लेना, 95% इंग्लिश आपकी लॉजिकल हो जाएगी। वो जो आपने सुना ना बेटा ये रूल होता है, बेटा ये रूल होता है, ये तो याद ही करना होता है, वो मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5% होंगे। 95% चीज़ों के मैं आपको लॉजिक दे दूंगा। कुछ के ग्रामर के लॉजिक होंगे, कुछ के सेंस के लॉजिक होंगे, कुछ के कॉन्टेक्स्ट के लॉजिक होंगे, लेकिन वो रटना नहीं पड़ेगा आपको, वो लॉजिकल होगा 95%। आ जाइए जी, आ जाओ। बेसिक को कैसे बांट रहे अपन, बेसिक देखो ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक लाइन में बेसिक, आपने वर्ड सुने होंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, पहले एक एक लाइन में देखते हैं, ठीक है। फिर इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, कहने का मतलब आधे घंटे नाउन पढ़ा, आधे घंटे वर्ब पढ़ी, चैप्टर अभी कोई नहीं शुरू हो रहा, 4 दिन तक अभी तो बेसिक ही चलेगा। बेसिक में भी 2 लेयर है, पहले एक एक लाइन वाला बेसिक, फिर थोड़ा डिटेल्ड बेसिक, ठीक। तो अभी एक एक लाइन वाला बेसिक शुरू हो रहा है, आइए जरा। नाउन सुन रखा है सबने, नाउन हिंदी में जिसको संज्ञा कहते हैं, है ना, किसी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वही तो नाउन है इंग्लिश में, डरने की क्या जरूरत है इससे। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, सुना है आपने। नाउन क्या है, किसी चीज का नाम है, हाँ कि ना। अब सब बच्चों को मुझे लगता है कि ये बात तो सब बच्चों ने सुन रखी है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, जैसे ये क्या, मोहन कोई पर्सन है, बुक कोई क्या है, थिंग है, प्लेस कोई दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये सब क्या होते हैं, ये सब नाउन होते हैं, ठीक। प्रोनाउन क्या होते हैं, आई वी यू ही शी इट दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, आप लोगों ने सुन रखे हैं। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर आए, है ना। होता क्या, मान लो मुझे एक ऐसे लिखना है, मान लो मुझे सचिन के ऊपर ऐसे लिखना है, तो सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन मुंबई, बार बार सचिन 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 ऐसे थोड़ी लिखूंगा, क्या लिख दूंगा अगले सेंटेंस में, सचिन की जगह ही लिख दूंगा, ताकि सेंटेंसेस पढ़ने में अटपटे ना लगे। तो यहाँ पे हमें जो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे आए, ये ही शी इट दे, सब क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लो सिंग सैंग संग, क्या ये वर्ब है। ईट एट ईटन वर्ब है, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन वर्ब है, हाँ कि ना। स्टडी स्टडीड स्टडीड वर्ब है, प्ले प्लेड प्लेड वर्ब है, गो वेंट गॉन वर्ब है। एक ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बोला, नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पे आए। वर्ब क्या है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। अब इनके काम समझते हैं, अब इनके काम समझते हैं। देखो वर्ब का काम तो सबसे आसान है, वर्ब क्या करती है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है।
वर्ब क्या करती है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किसी कार्य को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है चोरी करने का, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ऐसे ही यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, खरीदने का, तो ये बॉट क्या बन गई जी, वर्ब बन गई। यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है, खरीदने का, तो ये बॉट क्या बन गई जी, वर्ब बन गई। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, उसे क्या कहते हैं जी, वर्ब कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, उसे क्या कहते हैं जी, वर्ब कहते हैं। सिंग, सैंग, संग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, क्या है, वर्ब है सारी की सारी। अच्छा, अभी के लिए मुझे लगता है हर बच्चे ने बात सुन रखी होगी, और डिटेल में भी जाएंगे, अभी बेसिक चल रहा है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, जो एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने बातें पढ़ रखी हैं, अच्छा सर ऐसी वर्ब भी होती है ना जिसमें एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, और ये वो, थोड़ा सा ऐसे कपालभाति कर, अनुलोम विलोम, है ना, ज्ञान के घोड़े थोड़े से लगाम लो, अभी बेसिक शुरू हुआ है, पहली क्लास है आज, ठीक है, थोड़ा शांति रखनी है, सब आएगा। देखिए फिर से क्या बोला मैंने, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, क्या हो गया भैया, वो वर्ब हो गया। ठीक, जो उस काम को करता है, मुझे लगता है हर बच्चे ने बात सुन रखी होगी, जो काम को करता है ना वो डूअर होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ये बातें सुन रखी है ना, कि जो काम को करता है, जो एक एक्शन का डूअर होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे काम हो रहा है खरीदने का, मोहन ने एक किताब खरीदी थी, काम हो रहा है खरीदने का, और वो खरीदने का काम किसने किया, मोहन ने, तो मोहन क्या बन गया जी, सब्जेक्ट बन गया। ठीक, और जिस पर काम किया जाए, क्या खरीद लिया गया, किताब खरीद ली गई, वो क्या हो जाता है जी, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये बात सबने पढ़ रखी है। और अभी हमने देखा कि मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है जी, ये एक नाउन है। बुक क्या एक चीज का नाम है, तो ये क्या है जी, ये एक नाउन है, हाँ कि ना। अब जरा मेरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज नहीं होना, समझने की कोशिश करनी है। सर कभी नाउन कह रहे हो, कभी सब्जेक्ट कह रहे हो, ये हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। अगर कोई मुझसे पूछेगा सर आप क्या काम करते हो, तो मैं उसको जवाब में क्या कहूँगा, अमन। कोई मुझसे पूछे आपका नाम क्या है, मैं उसको जवाब में क्या कहूँगा, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये तो कोई बात नहीं बनी, यानी जैसा सवाल वैसा ही जवाब होगा ना, जो पूछा जाएगा वही तो बताओगे। तो अगर मैं बात करूं कि नाउन क्या चीज़ है, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है। ये जो होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप ऐसे समझ लो, स्पीच माने समझने के लिए सेंटेंस समझ लो, कि एक सेंटेंस के हिस्से, एक सेंटेंस के अंदर यूज होने वाली चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये हिस्से हैं। आप स्पीच को एक सेंटेंस मान लो एक बार, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि मोहन शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तुम बोलोगे सर ये एक नाउन है, ठीक है। अगर कोई पूछे काम क्या कर रहा है, एक है नाम, एक है काम, कि नाउन इस सेंटेंस में आया तो बेसिकली वो काम क्या कर रहा है, ठीक, वो काम कर रहा है जी सब्जेक्ट बनने का। एक छोटी सी चीज बीच में बोल रहा हूं, थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे लगा था आज तो पता ही नहीं कितने ऐसे बच्चे आ जाएंगे, कोई कुछ कमेंट कर रहा होगा, सर बुक बता दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना धिगड़ा, मेरा दिमाग खराब कर देंगे। गजब हो यार तुम, गजब। मतलब जैसा मैं हूं सही में, मुझे वैसे ही बालक मिले, थैंक यू भाई। इतना मतलब लग रहा है मुझे कि तुम सब ऐसे 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 आंख ऐसे करके सुन रहे हो प्रॉपर। आओ फिर से माहौल बनाते हैं एक बार, क्या चीज़ है, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, वर्ब हो गया वो, ठीक है। जो उस काम को करे, जो उस क्रिया को करे, जो उस एक्शन को करे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे काम हो रहा खरीदने का, खरीदा किसने, मोहन ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे काम हो रहा खरीदने का, खरीदा किसने, ही ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे फिर से काम हो रहा चोरी करने का, चोरी किसने किया, राहुल ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिस पर काम किया जाता है। जैसे क्या खरीद लिया, किताब खरीद ली। यहाँ पे भी क्या खरीद लिया, किताब खरीद ली। यहाँ पे क्या चोरी कर लिया, अंगूठी चोरी कर ली। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वर्ब। जो उस काम का डूअर है, जिसने वो काम को किया है, वो सब्जेक्ट, और जिस पर वो काम किया जाए ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में क्या है, काम को करने वाला सब्जेक्ट, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वर्ब, और जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है।
अगली चीज जो आपने नोटिस करी, आप देख रहे हो कि जो जो जहां जहां सब्जेक्ट लिखा है, जहां जहां सब्जेक्ट लिखा है, देखो वो नाउन प्रोनाउन में से एक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मोहन शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे सर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। लेकिन अगर कोई पूछे काम क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, सर ये बॉट वर्ब का सब्जेक्ट है। ऐसे कोई बुक के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, ऐसे ही कोई बुक के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे कि सर बुक क्या है, बुक ऑब्जेक्ट है ना, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। ऐसी कोई ही के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका प्रोनाउन है, लेकिन काम कर रहा है वर्ब का सब्जेक्ट बनने का। ऐसे यहाँ बुक के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सर नाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। ऐसे यहाँ पे क्या कहोगे, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, लेकिन काम कर रहा है ये वर्ब का सब्जेक्ट बनने का। ऐसे यहाँ क्या कहोगे, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, काम कर रहा है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। क्लियर हो गया। एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे वर्ब हो गया, जो उस काम को करे वो सब्जेक्ट हो गया, जिस पर वो काम किया जाए ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब अंग्रेजी में क्यों बनाई गई है, एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउन प्रोनाउन का अंग्रेजी में क्या काम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। बेसिक की अगर मैं बात करूं तो नाउन प्रोनाउन का क्या काम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है तो ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है ना, ये एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्वालिफाई का मतलब होता है बेसिकली उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में कुछ बताना। ठीक। अब जैसे इस सेंटेंस की मैं बात करूं, अभी तक जितना पढ़ा क्या पढ़ा, बाय बॉट, बॉट वर्ब हो गया, एक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये काम किसने किया तो ये काम मोहन ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। अच्छा क्या खरीद लिया है, घर खरीद लिया, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। अभी तक कितना पढ़ा है हमने। अब ध्यान से देखो ये बिग क्या कर रहा है, ये घर की विशेषता बता रहा है, हाँ कि ना। ही बॉट अ बिग हाउस, ही बॉट अ न्यू हाउस, ही बॉट अ चीप हाउस, ही बॉट अ कॉस्टली हाउस। क्या है ये सब, ये सब शब्द घर की विशेषता बता रहे हैं, हाउस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, हाँ कि ना। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दें उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दें उनको क्या बोलते हैं, उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात। तो हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताता है, अभी आएंगे आगे सेंटेंस। अभी खाली एक एक सेंटेंस से हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं, अभी और बेसिक आएगा, अभी तो एक एक लाइन वाला बेसिक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। एडवर्ब क्या करता है, जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब विशेषता बताता है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरी एडवर्ब की। जैसे जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव आता है एक नाउन या प्रोनाउन के लिए, एडवर्ब आता है वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। देखो कैसे, फिर से इसको तोड़ते हैं। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड क्या बन गया, वर्ब बन गया। वॉक कौन कर रहा है, रोहन, तो सब्जेक्ट बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया, हाँ कि ना। अच्छा तो ये स्लोली शब्द क्या कर रहा है, वॉक का कोई ऑब्जेक्ट होगा। सोचो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिस पर काम किया जाता है। आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, इन वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। शॉर्ट में अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा इशारा करना चाहूं तो बात ऐसी है, जब एक एक्शन एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर होता है, मान लो मैंने उसे थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड कुणाल, तो थप्पड़ मारने का एक्शन मुझसे कुणाल पर ट्रांसफर हुआ, तो यहां ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और अगर एक्शन ट्रांसफर ही नहीं हुआ किसी चीज पर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। अगर एक्शन ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा। अब जैसे मैंने कहा कि रोहन धीरे धीरे चलता है, रोहन चलता है, रोहन भागता है, रोहन सोता है, क्या इन सब में एक्शन का ट्रांसफर होगा, बताइए। क्या इन सब में एक्शन का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। समझ में आया। अभी काफ़ी बच्चों के जिसके मन में डाउट आ रहा है, सर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आया, पीछे 2 सेंटेंसेस थे तीनों में ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भैया बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर। अब मुद्दे पे वापस आते हैं। रोहन वॉक्स, रोहन चलता है, रोहन वॉक्स, रोहन चलता है। कैसे चलता है, रोहन वॉक्स, रोहन चलता है,
कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। रोहन वॉक्स, रोहन चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या बना? ये बना आपका एडवर्ब। रोहन वॉक्स कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। ये बना आपका एडवर्ब। इसने वर्ब के बारे में कुछ बताया, इसने वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। बोलो जी, कुछ बारी बात आई समझ में? तो एक बार फिर से, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वर्ब हो गया। जिसने उस काम को किया वो सब्जेक्ट हो गया, जिस पर वो काम किया गया ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम अंग्रेजी में कौन करते हैं? नाउन करते हैं। जो नाउन की जगह पर आए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाले काम करे, उनको प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की, एडवर्ब की या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए। इतनी बात आई समझ में? नेक्स्ट बार कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। अब मुझे लगता है हर बच्चे ने एक वर्ड सुन रखा होगा, जंक्शन। ट्रेनें जहाँ पे आके मिलती हैं, पटरी वटरी चेंज होती है ना, जंक्शन, चीज़ों को जोड़ना। तो कंजंक्शन क्या है? चीज़ों को जोड़ने वाला। कंजंक्शन क्या है? चीज़ों को जोड़ने वाला। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, देखो, प्ले, प्लेड, प्लेड क्या बन गया? वर्ब बन गया। अब आपने सुन रखा होगा हेल्पिंग वर्ब नाम से एक चीज़ सुन रखी होगी ना। वर्ब से पहले जब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आगे चल के पढ़ाऊंगा कौन सी कहाँ लगती है, सारी बातें भी होंगी। अभी के लिए मुझे लगता है इतनी बात तो, आप कितने भी हिंदी मीडियम से हो, इतनी बात आपको पता है कि इसके अंदर इसको मेन वर्ब बोलते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सिर्फ वर्ब कह दो या मेन वर्ब कह दो, बात एक ही है। मेन वर्ब शब्द वैसे जनरली तब यूज किया जाता है जब हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे काम हो रहा खेलने का, काम हो रहा खेलने का। अब खेल कौन रहा? राम और श्याम। खेल कौन रहा? राम और श्याम। तो अब जरा समझने की कोशिश करना, जो एक्शन का डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यानी यहाँ पर राम भी सब्जेक्ट है और यानी यहाँ पर श्याम भी सब्जेक्ट है। हाँ कि ना? राम भी सब्जेक्ट है और श्याम भी सब्जेक्ट है। अब दो सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं सर? सर दो सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? दो सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं, लगा हुआ है ना बीच में कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के आने की वजह से दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। कंजंक्शन का काम ही ये है दो वर्ड को जोड़ना। अब वो दो नाउन भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो नाउन है। हाँ कि ना? ऐसी दो प्रोनाउन भी हो सकते थे, यू एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। हाँ कि ना? दो नाउन को जोड़ना, दो प्रोनाउन को जोड़ना, दो एडजेक्टिव को जोड़ना, दो एडवर्ब को जोड़ना, ये काम किसकी मदद से हो पाता है? कंजंक्शन की मदद से हो पाता है। क्लॉज को भी जोड़ता है। ये क्लॉज क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अभी बेसिक चालू हुआ है, ये एक एक लाइन वाला बेसिक है। एक दिन में इंग्लिश नहीं सिखा सकता मैं, है ना। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है कि आपको रात को दूध के साथ आपने पी लिया और अगले इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें जुड़ेंगी। क्लॉज क्या है, ये क्लॉज को कब जोड़ता है, अच्छा कंजंक्शन कितने टाइप की होती हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, सबऑर्डिनेट, सब आएगा। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ते चलिए। नेक्स्ट अगला है प्रीपोजिशन। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ना बच्चों ने अक्सर सुनी होती हैं। बाकी सारी चीज़ें बच्चों ने अक्सर सुनी होती हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े अलग ढंग से, है ना। अब ये बात तो मुझे लगता है हर बच्चे ने सुन रखी है। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। तो भी सोचा क्यों आती हैं, क्या काम करती हैं? सोचा कभी? देखो समझना, प्रीपोजिशन होती क्या है वो तो सबको पता है, पहचान तो मिनट में लोगे आप। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, बिसाइड्स, अमंग, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। अब अगर ये सेंटेंस सिर्फ देखो इतना ही होता, आई सॉ राजेश, आई सॉ राजेश, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही हो तो आई सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, सॉ वर्ब हो गया, राजेश ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। इतनी बात तो हर बच्चे को पता है। अब जरा समझना, ये इन लगा के पार्क लिख के हो क्या रहा है, तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन समझना। बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी। इट रिलेट्स, प्रीपोजिशन क्या करती है? रिलेट करती है एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करती है कि नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करती है सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ, ठीक है। कैसे रिलेट करती है, क्यों रिलेट करती है? तो उसका ये जवाब है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के काम आता है। ध्यान से समझना मेरी बात, देखो इधर देखो। क्या ये सेंटेंस अपने आप में गलत है? आई सॉ राजेश, मैंने राजेश को देखा था, अगर ये सेंटेंस इतना ही हो तो गलत हो जाएगा क्या? हाँ जी, आई सॉ राजेश, क्या ये सेंटेंस अगर मैं इतना ही छोड़ दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या? लेकिन फिर ये क्यों लिखा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए।
मैं सेंटेंस में कुछ और बताना चाहता हूँ। आई सॉ राजेश, मैंने राजेश को देखा, ठीक है। कहाँ देखा? मैंने राजेश को एक पार्क में देखा। पार्क में, पार्क वाली बात लगाना चाहता हूँ तो उसको कनेक्टर चाहिए। मैं ऐसे नहीं लिख सकते ना, आई सॉ राजेश पार्क, पार्क में देखा। तो वो जो कनेक्टर है ना में हिंदी का, वही इंग्लिश का इन है। आपको अगर इस नाउन के बाद एक और नाउन लिखना है तो कनेक्टर की जरूरत पड़ रही है। वही चीज जो है, वही चीज जो है, वही चीज जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, ध्यान से देखना जरा। मैंने राजेश को देखा, मैंने राजेश को देखा पार्क में। ऐसी अगर मैं कह दूं मैंने राजेश को देखा, मैंने राजेश को देखा अंजलि के साथ, और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं तो आई सॉ राजेश विद अंजलि। आई सॉ राजेश विद अंजलि। देखो विद क्यों है? विद का मतलब होता है के साथ। तो जो हिंदी में जैसे वो करेक्टर लगाना पड़ता है, ऐसे लिख सकते हो मैंने राजेश अंजलि को देखा, राजेश और अंजलि को देखा, या तो ऐसा कंजंक्शन लगानी पड़ती। और अगर मुझे कहना है कि मैंने राजेश को देखा अंजलि के साथ, तो एक के साथ लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता? हाँ जी, क्या ऐसे लिख सकते हो मैंने राजेश को देखा अंजलि? अंजलि को बता रहे हो तो बात हो रहा है, लेकिन अगर ये मीनिंग देना है कि राजेश को देखा अंजलि के साथ, तो ये मीनिंग देने के लिए तो के साथ वर्ड लिखना पड़ेगा। तो वही तो चीज है, ये अलग क्या है इसमें? प्रीपोजिशन का अगर मैं देसी भाषा में आपको काम बताऊं तो प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जोड़े जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करना। ठीक है, नोट्स बनाते समय प्रीपोजिशन का देसी भाषा का काम आप क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध इस्टेब्लिश करना बाकी वर्ड्स के साथ। कुछ भी देखो लिखोगे, मान लो मुझे कहना है कि मैंने राजेश को संडे को देखा, संडे को, आई सॉ राजेश ऑन संडे। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब हमें सेंटेंस के अंदर कुछ और, सेंटेंस अपने आप में पूरा था ये, मुझे नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है, नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो उसके लिए नाउन लिखना पड़ेगा। और अगर आपने नाउन लिखा, नाउन लिखा तो उसके लिए इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वही काम करती है प्रीपोजिशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। पार्क क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई सॉ राजेश इन अ पार्क, ये आपके लिए देखो नई चीज है, ये आपके लिए देखो नई चीज है। इधर दोबारा सुनो, देखो अभी काफी लोगों के तो एकदम कान से खड़े होंगे, हैं क्या बोल गया, क्या बोल गया? सुनो ध्यान से। ठीक, देखो अभी तक इतना समझ में आया कि जब हमें सेंटेंस में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो उसके लिए एक नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। नाउन भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं आई सॉ राजेश विद हर, तो हर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो जब हमें सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो उसके लिए एक नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। अभी फिलहाल पार्क एक जगह का नाम है तो ये नाउन हो गया। ठीक है, इसका कनेक्टर मैंने इसको रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने यूज कर लिया इन का। इन हो गई आपकी प्रीपोजिशन। ठीक, अभी आपको देखो अगली जो स्लाइड आएगी ना, इधर देखो, यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नाउन देखो काम क्या करता है, फंक्शन क्या है नाउन का। अभी हमने देखा नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ये देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ाऊंगा, 5-10 मिनट रुको बस, अभी पढ़ाऊंगा। तो इस नाउन को जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, देखो जो वर्ब के बाद आया वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आया वो कहलाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बोल दूं प्रीपोजिशन वाला पार्ट, ध्यान से सुन लो। देखो मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन जोड़नी होती है। मान लो मैंने कहा आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा था। अपने आप में सेंटेंस पूरा है, हाँ के ना? लेकिन मैं इसमें अब नई इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहता हूं कि मैंने वो बैग शालिनी के लिए खरीदा। ठीक है, तो आई बॉट अ बैग के लिए, फॉर शालिनी, शालिनी लिखना है तो फॉर लगाना पड़ेगा, हाँ के ना? तो आप अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे प्रीपोजिशन का देसी भाषा में अगर मैं काम समझाऊं तो वो काम ये है, सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए लगेगा एक नाउन या प्रोनाउन, और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए लगेगी एक प्रीपोजिशन। मान लो मैं कहना चाहूँ मैंने एक बैग खरीदा दिल्ली से,
फ्रॉम दिल्ली। मैंने एक बैग खरीदा संडे को, ऑन संडे। अब मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई कि प्रीपोजिशन करता क्या है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये कुछ नहीं, इन पे कोई खास एरर भी नहीं आते, थोड़ी सी इनका जिक्र होगा नरेशन चैप्टर में। अदरवाइज जैसे होता है ना सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने, खुश हो गए तो हुर्रे बोल दिया, उदास हो गए तो अलास बोल दिया, घिन पड़ रही है तो फाय बोल दिया। तो ऐसे वाले वर्ड जो सडन फीलिंग को इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, हुर्रे हो गया, अलास हो गया, फाय हो गया, ये सब वर्ड क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं जी इंटरजेक्शन। फिर से एक बार माहौल बनाते हैं, वापस रिवाइज करते हैं सारा का सारा, ठीक है? आ जाओ, एक एक लाइन में जो बेसिक हमने पढ़ा उस पर लौट के आते हैं, ठीक? एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे। गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, क्या है? वर्ब है। जो उस काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर वो काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का क्या काम है अंग्रेजी में? मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको सौंपा गया है? नाउन को। और जो नाउन की जगह पे आए उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये नाउन की जगह पे आ रहा है तो ये भी वही काम करेगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। तो अगर कोई आपसे पूछे वर्ब क्या काम करती है अंग्रेजी में, सर एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नाउन प्रोनाउन क्या काम करते हैं, या कह लो नाउन क्या काम करता है, सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन क्या काम करता है, सर प्रोनाउन ना नाउन की जगह पे आता है उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, इसलिए वो भी सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनता है, ठीक? हाँ जी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या काम करता है? एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे मोहन बॉट अ बिग हाउस, मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा। मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा, तो ये बिग ने हाउस की विशेषता बता दी। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एक वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक? जैसे रोहन वॉक स्लोली, रोहन धीरे धीरे चलता है। रोहन वॉक्स फास्ट, रोहन वॉक स्लोली। रोहन वॉक्स केयरफुली, वो ध्यान से चलता है ना? तो एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। कंजंक्शन क्या हो गया? दो चीजों को जोड़ने वाला, राम एंड श्याम, है ना? ऐसे यू एंड आई, ऐसे ही अपना अगर कोई दो एडजेक्टिव को जोड़ना हो, ही इज टॉल एंड हैंडसम, ठीक? टॉल एंड हैंडसम को जोड़ दिया। ऐसे ही टॉक्स लाउडली एंड एरोगेंटली, दो एडवर्ब को जोड़ दिया। दो एडजेक्टिव को जोड़ना, दो एडवर्ब को जोड़ना। ही सिंगिंग एंड डांसिंग, दो वर्ब को जोड़ दिया, दो प्रोनाउन को जोड़ दिया, दो नाउन को जोड़ दिया। ये काम करता है कंजंक्शन। क्लॉज क्या होता है, इसको कैसे जोड़ता, आगे पढ़ेंगे, आएगा आगे, अभी बेसिक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है सेंटेंस में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करने का तरीका। मैंने राजेश को देखा पार्क में, अपने आप में मैंने राजेश को देखा पूरा है, लेकिन और इन्फॉर्मेशन देनी है। पार्क में देखा, अंजलि के साथ देखा, संडे को देखा, तो ये नई इन्फॉर्मेशन है। और नई इन्फॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन से ऐड होती है, और उस नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करवाने के लिए, आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये अलास, हुर्रे, सडन इमोशन, फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड। वी वॉन द मैच, वी प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉन वर्ब होगी, और मैच इसका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है जी? ये हुआ आपका एक एक लाइन का बेसिक। अब एक काम करेंगे, जिनको वॉशरूम वगैरह जाना है, जिनको वॉशरूम वगैरह जाना है, जल्दी सी भाग के जाके आओ। और बाकी के मैं ना इन स्लाइड को 30-30 सेकंड के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मैं चुप रहूँगा, स्लाइड आप देखो एक बार, सारा जो मैंने बोला ना अपने दिमाग में वापस रिवाइज करने की कोशिश करो। और एक छोटी सी चीज़, जब आप नोट्स बनाओगे ना, जब आप नोट्स बनाओगे तो अपनी भाषा का यूज़ करना, ठीक है? अपनी भाषा का यूज़ करना। अब थोड़ी सी देखो यार, मेरी बात शायद आपको कड़वी लगे, शायद मेरी बात आपको कड़वी लगे। ऐसे जो पीडीएफ भी मिलेगी, ये जो अभी क्लास की स्लाइड है ये दूंगा तुम्हें, क्लास की स्लाइड भी मिलेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये एनोटेशन वाली पीडीएफ दे देना, हाँ भैया ये भी दूंगा, दोनों दूंगा, सिंपल वाली भी, एनोटेशन वाली भी, दोनों पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किसी दिन बाय चांस गलती से क्रॉस दब गया और एनोटेशन मिट गई तो बात हो रहा है, नहीं तो मैं दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर तू चाहता है ना जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो बच्चा नोट्स बना लेना अपना। एक प्लेन लाइन वाला नहीं, प्लेन वाला रजिस्टर लाना, स्पाइरल बाइंडिंग वाला। स्पाइरल बाइंडिंग वाला क्यों? ताकि कोई पेज आगे पीछे करने हो, दो पेज नए लगाने हो, पॉसिबिलिटी हो तेरे पास। लाइन वाला क्यों नहीं लेना, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। एक समझो, शायद तुम, हो सकता है तुमने कभी लाइफ में ऑब्जर्व भी किया हो,
लाइन वाला पढ़ के देखना, तुम 3 पेज में बोर हो जाओगे, पर ये वाले में तुम बोर नहीं होगे। पढ़ के देखना एक बार आराम से, क्योंकि है क्या ना, आप कभी, छोटी सी बात है समझना, वर्ड फाइल बनाओ और पूरी वर्ड फाइल को अंडरलाइन कर दो, उसका साइज बढ़ जाएगा। ब्रेन में सारी चीज़ें इमेज की फॉर्म में स्टोर होती हैं, अगर लाइन भी होगा ना तो वो डेटा ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए रिलेवेंट भी नहीं है लेकिन ब्रेन पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो प्लेन वाला लेना है, स्पाइरल बाइंडिंग वाला लेना है और नोट्स बनाने हैं, ताकि लाइफ में बार बार कोचिंग ही ना करते रहें, लाइफ में बार बार वीडियो ही ना देखते रहें। एक भी चीज़ याद नहीं आई दोबारा वीडियो देखेगा क्या? नोट्स रिवाइज करेगा ना अपने, शॉर्ट टाइम में क्विक रीजन के तेरे पेपर के टाइम काम आएंगे। तो नोट्स बनाना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता, नोट्स बनाना। तो अब जिसको वॉशरूम वगैरह जाना 2 मिनट के लिए जाओ, मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। जो जो मैंने बोला सोचो कि क्या बोला था मैंने इसमें। चलो जी, एक एक लाइन वाला बेसिक खत्म। अब आधे आधे घंटे वाले बेसिक पे चलते हैं। पहला बेसिक अपन कर रहे हैं नाउन का। मुझे लगता है क्लास के अंदर एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा, क्लास के अंदर एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता कि नाउन 5 टाइप का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके नाम से ही क्लियर है। कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन, एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके। कॉमन नाम है, हर पेड़ को पेड़ ही कहते हैं भैया, ठीक। अब जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम जितने बच्चे क्लास देख रहे हो, सबको स्टूडेंट कह सकता हूँ, है ना, सबको स्टूडेंट कह सकता हूँ, लेकिन क्या सबको सौरभ कुमार कह सकता हूँ? बोलो, क्या सबको यशिका कह सकता हूँ? नहीं। तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। कोई पर्टिकुलर चीज का नाम क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक। एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दे दे तो कॉमन नाउन। ऐसे ही किसी शहर का नाम, अब हर सिटी, मतलब दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, चेन्नई भी सिटी है, आगरा भी सिटी है, जयपुर भी सिटी, सबकी सब सिटी है, हाँ कि ना। ऐसे ही लेकिन अगर मैं कहूँ दिल्ली, तो वो प्रॉपर नाउन है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि खड़े हैं जयपुर में और बोले दिल्ली आ गए, नहीं।
वो पर्टिकुलर है। हर किताब को किताब कह सकते हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर किताब हो तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। हर इमारत को मोन्यूमेंट कह सकते हो, ताजमहल भी एक मोन्यूमेंट है, लाल किला भी एक मोन्यूमेंट है, कुतुब मीनार भी एक मोन्यूमेंट है ना, नाहरगढ़ का किला भी एक मोन्यूमेंट है। तो ये सब क्या है, मोन्यूमेंट है। लेकिन ताजमहल वर्ड लिख दूं तो पर्टिकुलर हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक। कलेक्टिव नाउन किसी कलेक्शन का नाम, जब हम क्या करें, किसी चीजों के कलेक्शन को एक नया नाम दे दें। ठीक है, समझना। जैसे जैसे एक चीज समझो, जैसे प्लेयर है, एक वर्ड है प्लेयर, खिलाड़ी, इसका प्लूरल करेंगे तो प्लेयर्स हो जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों का समूह का मैंने एक नया नाम रख दिया, नया ही नाम रख दिया, तो वो रख दिया मैंने टीम, तो इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब किसी चीज के ग्रुप को, देखो वैसे लिख तो आप ग्रुप ऑफ प्लेयर्स भी सकते हो। अगर मैं कहना चाहूँ कि भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं यही लिख सकता हूँ ना, इंडियन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स या इंडियन ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स। लेकिन ऐसा लिखते नहीं, उसका कंसाइज वर्जन निकाल लिया हमने, इंडियन टीम लिख देंगे सीधा। ऐसे मैं ग्रुप ऑफ जजेस भी कह सकता हूँ, लेकिन लिखते नहीं है, उसका कंसाइज वर्जन निकाल लिया हमने, जूरी कर लिया। हाँ के ना। ऐसे ही ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स भी कह सकते हैं, लेकिन उसका कंसाइज वर्जन निकाल लिया हमने, गैंग कर लिया। ऐसे ही हम ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, लेकिन उसका कंसाइज वर्जन हमने निकाल लिया बीवी। क्लियर हुआ। बीवी शब्द का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या फिर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है। याद करने का तरीका, जब आपकी शादी होगी तो अपनी जो बीवी आए उसको मानना कि यही 20 लड़कियों के झुंड के बराबर है, ये अकेली 20 यंग गर्ल्स के बराबर है। वो भी खुश, तुम भी खुश। चलो, मटेरियल नाउन किसी चीज के बेसिक पदार्थ का नाम, किसी चीज के बेसिक पदार्थ का नाम। अब मान लो ये जो बोर्ड है, इसका आगे वाली लेयर किस चीज की बनी हुई है, कांच की बनी हुई, ग्लास, मटेरियल नाउन हो गया। इसकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है, मेटल की है, शायद स्टील होगा या एल्यूमिनियम होगा, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या हो गए, मटेरियल नाउन। किसी चीज का बेसिक पदार्थ, वो चीज किस चीज से बनी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है। आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, क्या बन गए, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ऐसी चीजें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसी चीजें जिनको हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसी चीजें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को दिखती थोड़ी ऐसे, मतलब कोई उसकी शेप होती हो, अरे वो जा रही ईमानदारी, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ कि ना। ऐसी चीजें जो सिर्फ महसूस करी जा सकती है, ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती हैं, वो आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंडर में। जैसे ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गई, लव हो गया, हेट हो गया, ये सब किसके अंडर में आ गए, एब्स्ट्रैक्ट के अंडर में आ गए। ऐसी चीजें ना इनके शेप हो, ना इनके कोई कलर वगैरह हो। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ ये काम करो, ट्री ड्रॉ करके दिखाओ, तो हर बच्चा ऐसे बना देगा ना, सर देखो ये है ट्री, ये ऐसे तना सा होगा, ये ट्री हो गया सर। हाँ क्या ना। इसको बना के दिखाओ, ऑनेस्टी का बताओ थोड़ा, कलर क्या है, शेप क्या है, कुछ बनाओगे इसका, बताओ। सर लव का बना देंगे, सर लव का बना देंगे, हमको पता लव कैसा होता है, देखो सर ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये आर्चीज के कार्ड वाले तुम्हारा बहुत काट रहे हैं, ध्यान रखना। लव की कोई शेप नहीं होती, कलर नहीं होती, बच्चे फीलिंग का नाम है। ठीक है। ऐसे हेट फिल्मों में दिखा देते हैं ना, नाटकों में, ऐसे हरे से रंग की आंखें सी करके ऐसे लेजर लाइट सी छोड़ देते हैं, नफरत करना, ऐसी कोई शेप नहीं। क्लियर हुई इतनी बात। अब मैं आपको आगे चल के पूछूंगा कि ये बताओ कौन से टाइप के नाउन है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि एक सोचने का तरीका जरूरी है, वरना आप गलत कर दोगे। दिखाऊंगा कैसे गलत करोगे, देखो पहले सुनो, वो तरीका सुनो। इनमें से ये वाले दोनों, कॉमन और कलेक्टिव वाले, कॉमन और कलेक्टिव वाले काउंटेबल है, कॉमन और कलेक्टिव वाले क्या है, काउंटेबल है। ठीक है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट वाले अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाम से क्लियर है, जिसको गिना जा सके। ठीक है। जैसे आप कह सकते हो एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, इनको आपने गिन लिया। हाँ के ना। स्टूडेंट्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, ये सब क्या है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है। ऐसे ये भी, एक टीम खेल रही, 20 टीम्स खेल रही हैं यार। इस केस पर ना 5 जूरीज बैठ चुकी हैं, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया। 5 गैंग्स पकड़ लिए यूपी पुलिस ने,
तो ये सब क्या है, ये सब काउंटेबल है। इनका प्लूरल हो सकता है गैंग गैंग्स, टीम टीम्स, चेयर चेयर, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, मोन्यूमेंट मोन्यूमेंट्स, बुक बुक्स, हाँ कि ना, ये काउंटेबल की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी। ये वाले अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। देखो ऊपर वालों का इनका इनका वॉल्यूम हो सकता है, इनका नंबर नहीं हो सकता। आप 1 लीटर पानी कह सकते हो, 1 पानी 2 पानी 5 पानी नहीं कह पाओगे। 1 किलो मिट्टी कह सकते हो, 1 मिट्टी 2 मिट्टी 5 मिट्टी नहीं कह पाओगे। इनकी वॉल्यूम तो हो सकती है लेकिन नंबर नहीं है। जैसे दुकान पे जाकर धड़ल्ले से कह देते हो ना, भैया 1 पेन देना, पेन की गिनती हो सकती है, 1 पेन 2 पेन 4 पेन 10 पेन। ऐसी धड़ल्ले से जाके क्या तुम इंक कह पाओगे, भैया 1 इंक देना, इंक की बोतल देना, इंक की शीशी देना, एक बोतल हो सकती है, हाँ के ना। तो ये ऐसी चीज़ें जिनका वॉल्यूम हो सकता है, इनका नंबर नहीं हो सकता। और इनका तो दोनों ही नहीं होते, ना तो इनका वॉल्यूम होता है ना इनका नंबर होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते सर मैं उससे 6 प्यार करता हूँ, ना तो नंबर है ना वॉल्यूम है, सर 7.5 किलो प्यार करता हूँ मैं मेरी जान से, नहीं हो पाएगा, हाँ क्या ना। इनका तो ना वॉल्यूम है ना नंबर है। क्लियर हुई इतनी बात। तो अगली बार से जब भी आपसे को पूछे ये कौन से टाइप में जाएगा, तो सबसे पहले दिमाग लगाना कि भैया ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। सबसे पहले ये सोचो, अगर वो काउंटेबल है तो इन दोनों में से एक में जाएगा, अनकाउंटेबल है तो इन दोनों में से एक में जाएगा। फिर आगे सोचना आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रॉपर नाउन अक्सर अक्सर अपनी इंडियन ऑथर्स की किताबों में लिखा होता है कि ये मतलब अपना काउंटेबल है, लेकिन फॉरेन ऑथर की, ढंग के ऑथर की किताब उठाओगे तो आपको पता चलेगा ये अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल क्यों? बेसिक बात है यार, किसी एक चीज का नाम है दिल्ली, बच्चा पता है क्या लॉजिक लगाता है, सर दिल्ली तो एक ही है ना, लो मैंने काउंट कर लिया। बच्चे वो किसी चीज का नाम है, नाम को कैसे काउंट कर रहा है? क्या दिल्ली का दिल्ली हो सकता है 5 दिल्ली 6 दिल्ली कर सकता है? बता। काउंटेबल किसी चीज को तभी कहिए जब 1 2 3 4 5 6 हो सकता हो, उसके लास्ट में एस लग सकता हो। तो ध्यान रखना प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार सुनिए। पर्टिकुलर चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन, ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके कॉमन। किसी कलेक्शन का नाम कि अच्छा ये प्लेयर का प्लेयर्स हो गया लेकिन इसके कलेक्शन का एक अलग नाम रख दूं तो वो क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन। किसी चीज़ के बेसिक पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन। ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता, ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन आप अप्रोच ये लगाना, अभी भी दिखाऊंगा तुम गलती करोगे, अगर ये अप्रोच नहीं लगाओगे तो गलती करोगे, अभी दिखाऊंगा। आप अप्रोच लगाना ये, सबसे पहले आराम से शांति से बैठ के सोचो कि भैया ये चीज़ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। आराम से तसल्ली सोचो, फिर अगला डिसीजन लेना। ठीक है, चलो करो ट्राई। कोशिश करो कमेंट वगैरह मत देखना, आराम से अपनी कॉपी पेन लिए बैठे हो ना, कॉपी पेन पे आराम से देखो ये कौन से टाइप में जाएगा। खुद से सोचो तभी असली मजा आएगा। करो ट्राई। हर एक के आगे लिखो कौन से टाइप में भेजोगे। आ जाओ करें डिस्कस। अब ये है टी चाय। चाय लिक्विड होती है, लिक्विड होती है तो उसका नंबर तो होगा। हिंदी में हम कह देते हैं एक चाय लिया भगवान है, जानू 2 चाय बना लाओ जल्दी से। तो 1 चाय 2 चाय का मतलब पता है क्या? 1 कप चाय, 2 कप चाय, है ना। लिक्विड है ये, लिक्विड का नंबर थोड़ी होता है, लिक्विड की वॉल्यूम होती है। तो ये जाएगा किसमें? मटेरियल में। क्लियर? 1 कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी काउंटेबल है, काउंटेबल है तो कॉमन कलेक्टिव में जाएगा। किसी कलेक्शन का तो नाम है नहीं तो इसको किस साइड पे रखेंगे? कॉमन की साइड पे रख देंगे। इंक फिर से लिक्विड आया, वही चाय वाली बात है, इसके अंदर जाएगा मटेरियल। अब इस पे आओ, देखो सॉन्ग। अब अगर इसको उस लॉजिक से सोचोगे जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सॉन्ग मन करेगा एब्स्ट्रैक्ट में डाल लूँ, लेकिन आपको पता सॉन्ग का सॉन्ग्स हो सकता है। 5 गाने सुन चुका हूँ तेरे फ़ोन से, ये 23 गाने ट्रांसफ़र कर लिए मैंने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से, काउंट हो रहे हैं यार, ये तो सॉन्ग का सॉन्ग्स हो रहा है। 21 22 23 24 लग रहा है इसके साथ।
तो इसका मतलब ये काउंटेबल है तो कॉमन कलेक्टिव में, और किसी कलेक्शन का तो नाम है नहीं, तो इसको ले गए हम कॉमन में। म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं हो पाएगा, ये वाला जाएगा जी किसमें, एब्स्ट्रैक्ट में। आगे के बताने से पहले मैं एक छोटा सा डाउट यहीं क्लियर कर देता हूँ, मान लो जैसे एक वर्ड है प्लेयर, इसका मैंने प्लूरल बना लिया प्लेयर्स, ठीक। तो क्या क्या ये जो प्लेयर जो पहले कॉमन नाउन था, अगर इसका मैं प्लूरल कर दूं तो क्या ये कलेक्टिव में चेंज हो जाएगा? नहीं बच्चे, ये इसका कॉमन का ही प्लूरल वर्जन है। कलेक्टिव पता कब कहना है, जब उसके लिए एक नया वर्ड बना दिया जाए। ये नहीं कि बॉय का बॉयज प्लूरल कर दिया, चेयर का चेयर्स कर दिया तो वो कलेक्टिव हो गया ना। इसके लिए अगर मैं एक वर्ड ही नया बना दूं कि प्लेयर्स की कलेक्शन के लिए मैंने एक नया वर्ड बना लिया टीम, तब आप कहोगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? अगर जैसे मान लो ये वर्ड है जज, ठीक है, अगर मैं जज का जजेस कर दूं तो क्या ये कलेक्टिव हो जाएगा? नहीं, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन ही रहेगा, ये कॉमन का प्लूरल वर्जन है। कलेक्टिव पता कब कहोगे? जब मैं यहाँ जूरी लिख दूं। अब शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कुछ लोगों के कलेक्शन के लिए एक नया नाम लिख दिया जाता है, कुछ अलग ही नया बना दिया जाता है, तब हम कलेक्टिव नाउन जैसा वर्ड यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब अगली चीज़ों पे आते हैं, जैसे एयर हो गया, स्टार हो गया। अब काफ़ी बच्चों का बोलने का मन कर रहा होगा कि सर एयर जो है, एयर हवा ना तो दिखती है ना इसको छू सकते हैं, तो सर इसको रख देते हैं ना अपन एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन एक बात बता, अगर तैने 10वीं पास करी है तो तुझे पता है कि एयर का वॉल्यूम होता है जो सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। एयर का अगर एयर तेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सिर्फ फीलिंग के नाम है, महसूस करने की चीज़ें हैं, असलियत में कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। तो एक बात बता, जब साइकिल के टायर में हवा भरवाता है तो फूल कैसे जाता है वो? एयर तो कुछ है नहीं, फीलिंग से फूल गया वो, दिख नहीं रही लेकिन है, उसका वॉल्यूम है, प्रेशर महसूस होता है ना। चीज़ों में जब गुब्बारे में हवा भरते हो, जब टायर में हवा भरते हो, फूलता है ना वो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड, कुछ ना कुछ चीज़ है। टायर में ऑनेस्टी भर के फुला के दिखाओ, वो एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो समझने की कोशिश करिए कि एयर जो है भले ही आपको दिखे ना, लेकिन एयर आपका जाएगा मटेरियल नाउन की तरफ। अब बात कर लेते हैं स्टार की, तारे, ठीक। ये बेसिक्स हैं बच्चे। अभी जिसने नाउन चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, पता है कहीं कोचिंग वोचिंग लेके आया होगा, वो सोच रहा होगा सर लगेज का बताओ, क्योंकि वो रूल पढ़ रखा है उसने, लगेजेज नहीं होगा। सर पोएट्री का बताओ, सर सीनरी का बताओ। सब बताऊंगा जब नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक। अभी के लिए मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिक बातें, एक एक लाइन का थोड़ा थोड़ा बेसिक पहले पढ़ा, हल्का फुल्का बेसिक, चैप्टर शुरू नहीं हो रहा अभी। 5 टाइप का नाउन है, कैसे हल्का फुल्का सा बच्चे को आइडिया लग जाए, कैसे पहचानते हैं ताकि वो डरना छोड़े इन सब चीज़ों से। स्टार, अब बच्चे को ऐसा लगेगा सर स्टार तो अनगिनत है, बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल में डाल देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 10 तक इवन नंबर कितने, 1 to 10 में इवन नंबर कितने, 1 से 10 में इवन नंबर कितने, तुम कहोगे सर 5 है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं टोटल इवन नंबर कितने होते हैं, अगर मैं आपसे पलट के पूछ लूं कि टोटल इवन नंबर कितने हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? इन्फिनिटी है। तो इवन नंबर काउंटेबल हुए कि अनकाउंटेबल हुए? इवन नंबर काउंटेबल हुए कि अनकाउंटेबल हुए? अगर तुम कह दो अनकाउंटेबल तो ये 5 कैसे लिख दिया तुमने? तो समझना, टोटल अगर नंबर पूछा जाए तो वो काउंटलेस हो गए, मतलब अनगिनत हो गए, इतने ज़्यादा हैं कि अनगिनत है, लेकिन गिनती तो कर सकते हो ना। जैसे आपने सुना होगा सप्तऋषि, ऐसे 7 तारे हैं क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, 7 तारे हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, हाँ कि ना। इस सप्तऋषि 7 ऋषियों के नाम पे बेसिकली ये है कि ये 7 ऋषि जो हैं वो ये तारे बने हुए हैं।
तो 7 तारे, 7 स्टार्स, 5 स्टार, स्टार का स्टार्स हो सकता है ना, तो ये काउंटेबल कैटेगरी में गया। काउंटेबल कैटेगरी में गया तो बच्चे कॉमन कैटेगरी के अंदर गया। और तारों की जो ऐसे फिक्स शेप होती है, कॉन्स्टिलेशन आपने सुना होगा, हिंदी में तो उसको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, कॉन्स्टिलेशन है ना, वो कलेक्टिव नाउन चला जाएगा। तारों की एक ऐसी कलेक्शन जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप हो, और ऐसे झुंड में बहुत सारे तारे हो तो क्लस्टर हो जाता है। ठीक, अब आओ फुटबॉल और एलिफेंट पे। इन दोनों से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जैसे ये थोड़ी देर पहले ये गोविंद नाम के बच्चे ने कमेंट पूछा, सर बाइबल का तो बाइबल्स हो सकता है ना। वही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि एक नाउन एक ही टाइप में रह सकता है, जरूरी नहीं कि एक नाउन एक ही टाइप में रह पाए। कई बार एक नाउन अलग अलग टाइप में भी आ जाता है। देखो कैसे, जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को देखो। पहला सेंटेंस है फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम, फुटबॉल मेरी फेवरेट गेम है। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐसा है कि बहुत सारी गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो है, बहुत सारी गेम्स हैं। गेम कॉमन नाउन है, गेम का गेम्स, इन सबको गेम बोलते हैं। इसमें से जो फुटबॉल है ना, वो मेरी फेवरेट गेम है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गेम के नाम के रूप में इसको यूज ले रहे हो, तो इस सेंटेंस में फुटबॉल शब्द एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा, किसी पर्टिकुलर गेम का नाम बनेगा। इतनी बात आई समझ। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, मैंने एक फुटबॉल खरीदी थी कल, मैंने एक फुटबॉल खरीदी थी कल, अगर मैं इस सेंटेंस के हिसाब से सोचूं तो यहाँ तो ये कोई चीज़ खरीद के लेके आओ, तुम जो खरीद के लेके आओगे वो भी फुटबॉल कहलाएगी, तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा खरीद के लेके आएगा वो भी फुटबॉल कहलाएगी। तो ये वाले सेंस में इसको एक चीज़ का नाम दिया गया है ना, एक चीज़ है, फुटबॉल उसका नाम है। जैसे हर किताब को किताब कह सकते हैं, अ बुक, ऐसे या फुटबॉल। तो यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉमन नाउन के अंडर में आएगा। तो कई बार क्या होता है, सेंटेंस पर डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। जब मैं कहता हूँ कि एलिफेंट इज़ माई फेवरेट एनिमल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमल एक कॉमन नाउन है, एनिमल, एनिमल्स है ना, कॉमन नाउन है। हर एनिमल को एनिमल कह सकते हैं, लायन भी एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है, चीता भी एनिमल है, जिराफ भी एनिमल है। उनमें से एलिफेंट मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आप उसको प्रॉपर की तरह से ट्रीट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बनेगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कह दूँ मैंने एक हाथी देखा था, आई सॉ एन एलिफेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरलाइज हो गया वो, कि मैंने देखा हाथी है, 4 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने भी देखा था, है ना। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है ये एक कॉमन नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है। इसके जैसे और बहुत सारे दुनिया में दुनिया जान के एलिफेंट है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है। तो इन दो एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार जो नाउन एक टाइप में पड़ गया वो उसी टाइप में रहेगा, और चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे फुटबॉल जो है ये कॉमन भी हो सकता है, और फुटबॉल जो है ये प्रॉपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। सेम बात एलिफेंट की। मुझे लगता है कि बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए क्या पढ़ाया मैंने। बेसिक सी बात थी, 5 टाइप का नाउन है, पर्टिकुलर चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन, ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज़ को दे दें कॉमन नाउन, किसी कलेक्शन का नाम कलेक्टिव नाउन, किसी बेसिक पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन, ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता, ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहचानने का तरीका ये दोनों काउंटेबल, ये दोनों अनकाउंटेबल, पहले सोचो और फिर डिसाइड करो। और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपके मन, आपका दिमाग ना भी फड़फड़ा रहा होगा, 50 एग्जाम्पल आ रहे होंगे आपके दिमाग में, सर शुगर को क्या मानने, ये वो, भी बेसिक्स चल रहे हैं। धीरे धीरे सोचने का तरीका, सब चीज़ें होने लगी। एक दिन में इंग्लिश नहीं आ सकती बच्चे, वो झाड़ फूंक वाला अमन बंगाली बाबा तो है नहीं कि यहाँ से आए और इधर से 4 बार मोर पंख मारा और काम हो गया। समय लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। अभी तो अपन ने बेसिक ही पढ़ा है ना, अभी तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, ऐसा बचकाना बेसिक जो मतलब मुझे लगता है कि शायद काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे यार कोर्स तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लिया था, कोर्स तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लिया था, CGL, CPO, स्टैनो, CHSL, इन सब की तैयारी कर रहा हूँ, MTS, CDS की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं तो NDA की तैयारी कर रहा हूँ, हमने तो आपका कोर्स लिया इस चीज़ के लिए और आप ये नाउन के टाइप पढ़ा रहे हो। शांति रखो, छोटी छोटी बेसिक से बन के ही अच्छे कॉन्सेप्ट के लॉजिक बनेंगे। जैसे मैंने बोला ना,
95% चीज़ों के लॉजिक दे दूंगा और वो लॉजिक दूंगा इसी बेसिक के दम पे। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, ये एक सेंटेंस है, आर्टिकल चैप्टर का एरर है ये। अभी एरर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, ये एक ट्रेलर है। क्या है ये? एक ट्रेलर है कि कैसे हम ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बेसिक में, इनका कैसे यूज लिया जाता है चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझने में। अब यहाँ पे जब आर्टिकल चैप्टर की अपन बात करेंगे या नाउन चैप्टर का एरर कह लो इसको, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा ब्रेड के साथ वन नहीं लग सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाउन लिखवाए जाएंगे, दुनिया जहान के ऐसे नाउन लिखे होंगे कि जिनके साथ 1 2 3 नहीं लगाना। बहुत सारे ऐसे नाउन लिखे होंगे जिनके साथ आपको 1 2 3 नहीं लगाना, सोप के साथ नहीं लगाना, ब्रेड के साथ नहीं लगाना, ग्रास के साथ नहीं लगाना, फूड के साथ नहीं लगाना, फिल्थ के साथ नहीं लगाना। बहुत सारे ऐसे नाउन वहाँ पे लिखे जाएंगे जिनके साथ आपको पढ़ाया जाएगा ए एन आर्टिकल मत लगाओ, 1 2 3 4 मत लगाओ, इनके साथ एस आई एस मत लगाओ। और लॉजिक इतना सा। लॉजिक क्या है? ये ब्रेड शब्द अनकाउंटेबल है। सोचो एक बार, ब्रेड होता क्या है? आटा लिया, पानी डाल दिया, गूंथ दिया, ओवन में चढ़ा दिया। अब उसको जब बाहर निकलेगा तो वो किलो में मपेगा, हाँ कि ना? जब ब्रेड का पैकेट खरीद के लेके आते हो तो लिखा होता है ना 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम लिखा होता है, हाँ कि ना? तो ब्रेड जो शब्द है अपने आप में क्या मटेरियल नाउन है? मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6 कैसे आ सकता है? अब या तो मैं यहाँ पे 1 हटा लेता, लेकिन ओनली लगा हुआ है, तो ओनली से पता चल रहा है कि नंबर पर स्ट्रेस डालना है, संख्या बतानी जरूरी है, ओनली से पता चल रहा है। तो शायद ये कहना चाह रहा है कि जैसे ब्रेड जो पूरी ये कटी कटाई नहीं निकलती है, निकलता है ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, ऐसे निकलता है, फिर मशीन इसकी कटिंग करती है। तो ये शायद कहना चाह रहा है कि वो जो पूरी ब्रेड थी ना, उसके स्लाइस जो ऐसे टुकड़े कटे, उसमें एक स्लाइस ही खाया बेचारे ने, भूखा रहा सारा दिन। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ओनली 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको नहीं पता होता, बहुत जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं लोफ ऑफ ब्रेड भी सही है। पता तुम्हें लोफ होता क्या है? इधर देखो, जब ब्रेड खरीद के लेके आते हैं ना, तो वो जो पूरा रेक्टेंगल पीस होता है ना, इतना अपने इधर रेक्टेंगल में चलता है, अंग्रेजों को वहां पे इस शेप में चलता है ऐसा। ये पूरा ये है लोफ, इस पूरे को लोफ बोलते हैं। अब सोचो वो पूरा ब्रेड का पूरा पैकेट खा गया और तुम उसके लिए ओनली लगाओगे कि मोहन ने सिर्फ एक ही लोफ खाया ब्रेड का। आदमी है कि राक्षस है? आदमी है कि राक्षस है? बहुत यहाँ पे पढ़ा के निकल जाते हैं, बेटा स्लाइस भी ठीक है, लोफ भी ठीक है। पर लोफ कैसे ठीक है? यहाँ पूरा लोफ खा गया और तू ओनली करा है। समझना, चीज़ों को थोड़ा समझना, रटना नहीं कि अच्छा ब्रेड आए तो स्लाइस और लोफ ऑफ लगाकर ठीक किया जाता है, ऐसे नहीं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ बच्चे, फिर बता रहा हूँ, ये एरर पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मान लो नाउन चैप्टर में एरर आया, एक तो मैं रट लूँ कि ब्रेड के साथ 1 का प्रयोग नहीं होता, और एक मैं थोड़ा दिमाग लगा लूँ कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो 1 2 3 4 इसके साथ कैसे आ सकता है जब गिनती नहीं हो सकती, तो इसलिए हटेगा। लेकिन अगर मुझे 1 करना है ज़बरदस्ती तो मैं ब्रेड का टुकड़ा कह सकता हूँ, स्लाइस का स्लाइसिस हो सकता है, हाँ कि ना? और ये ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है, हर एक प्रीपोजिशन का काम है। जैसे हमने उसको देखा पार्क में, हमने उसको देखा अंजलि के साथ विद, मैं ये बुक लाया दिल्ली से फ्रॉम, ऐसे ही ऑफ प्रीपोजिशन पोजेशन बनाने काम करती है, का वाला मीनिंग होता है। उसने एक ही स्लैश खाई, उसने एक स्लैश खाई ब्रेड की, ऑफ लगने से वो स्लाइस किसकी होगी? ब्रेड की होगी। स्लाइस और ब्रेड साथ में तो लिख नहीं सकते, ब्रेड की स्लाइस कर दिया। तो एक एक चीज़ स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लगेगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे इस पे देखो, डिस्पाइट का मतलब था के बावजूद, हार्डशिप मतलब होती कठिनाइयाँ। दुनिया जहान की कठिनाइयों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। दुनिया जहान की कठिनाइयों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑनेस्टी, ईमानदारी अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ए एन का मतलब 1 2 3, ए एन का मतलब क्या होता है? 1। ए एन आर्टिकल, मान लो मैं कहूँ अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, कितने लड़के वेट करें बाहर? एक, हाँ के ना? एन एलिफेंट इज परफॉर्मिंग इन द सर्कस, कितने एलिफेंट परफॉर्म करें? एक। तो ए एन का इनडायरेक्टली मतलब 1 ही होता है। और अगर ये चीज़ अनकाउंटेबल है तो इसके साथ ए एन कैसे आ सकता है? तो ये ड्रॉप हो जाएगा।
अब काफ़ी बच्चे इसमें पूछेंगे ऊपर वाले में, सर पीस ऑफ लगा सकते हैं? हाँ बच्चे लगा सकते हैं, पीस ऑफ भी लिख सकते हो, लेकिन ब्रेड के लिए जनरली स्लाइस वर्ड यूज़ होता है। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रेफर करेंगे तो स्लाइस प्रेफर करना, ठीक है। चलो जी, आगे कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे मत घबराना सर छोड़ दो, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे वाले बच्चे नहीं बनना। जस्ट 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम 15 मिनट, और उस 15 मिनट में कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा। जितना अभी तक पढ़ा है सब उसी का रिवीजन है, चेक करना आप देखना, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा सब उसी का रिवीजन है, सिर्फ 10 मिनट और, ठीक है। देखो बेसिक, एक एक लाइन वाले बेसिक में हमने पढ़ा था ना कि नाउन क्या काम करता है अंग्रेजी में, वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, थोड़ा सा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी हिंट आया। बस ये 3 ही काम पढ़ेंगे, बस रिवीजन ही करना है। आओ देखो फिर से, एक काम करो, पहले तुम ट्राई करो, ठीक है। दोनों को तोड़ो, एक बार दिमाग में सोचो कि मैं क्या बोल लूँगा। इन दोनों को जब नीचे नीचे मैं लिखूंगा, ये है ये, एक बार के लिए सोच लो, 30 सेकंड के लिए सोच लो, सही में मज़ा आएगा बहुत। 30 सेकंड के लिए सोच लो, ठीक है। आ जाओ करते हैं वही। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब हो गई। किसने तोड़ी? रोहन ने, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या तोड़ दिया? कुर्सी तोड़ दी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और जान लो, वर्ब से क्या या किसको का जवाब। वर्ब से जब कोई चीज़ होती है तो आप क्या पूछो, अगर कोई पर्सन है तो whom पूछो, क्या या किसको का जवाब। रोहन ब्रोक व्हाट, रोहन ने क्या तोड़ा, रोहन ब्रोक व्हाट। ऐसे इसके अंदर देखो पूछेंगे, टीचर पनिश्ड whom, वर्ब से क्या या किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्टली भी कह सकते हो कि जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है। एक किसी बात को कहने का एक ये भी तरीका है कि वर्ब से क्या और किसको का जवाब, वर्ब से क्या और किसको का जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। रोहन ब्रोक व्हाट, चेयर, ठीक। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन अब हमने और भी तो पढ़ लिया। रोहन काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन में कौन सी टाइप है? पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन लिख देता हूं, है ना। ऐसे ही चेयर जो शब्द है, चेयर जो शब्द है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप कौन सी है? कॉमन लिख देता हूं। क्लियर हुआ? द टीचर पनिश्ड कुणाल, टीचर ने कुणाल को पनिश किया। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। किसको पनिश किया, मतलब किसने पनिश किया? टीचर ने, सब्जेक्ट बन गया। आगे की कथा आप जान पा रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा, टाइप कॉमन हो जाएगी, हर टीचर को टीचर ही कहते हैं। अच्छा जी, किसको पनिश कर दिया? टीचर पनिश्ड whom, किसको पनिश किया? तो ये बनेगा जी आपका ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी प्रॉपर। क्लियर हो गया? इन 2 सेंटेंसेस से मैंने आपको वही रिवाइज कराया जो सबसे पहली स्लाइड में था कि नाउन क्या काम करता है। नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। ए एन द आर्टिकल होते हैं, यार ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होगा, ए एन द आर्टिकल होते हैं, इतना तो हर बच्चा जानता होगा यार कि ए एन और द, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जानता होगा। नेक्स्ट बात, ठीक है। प्रीपोजिशन, जैसा अभी आपको बेसिक्स में बताया, प्रीपोजिशन का क्या काम है? एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करना। क्यों करना, क्यों करते हैं? सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। आओ देखो कैसे। अब ये सेंटेंस है, अजय प्लेज क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेड वर्ब हो गया। कौन खेलता है? अजय, तो ये सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गई, ठीक। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गई, किसी पर्टिकुलर गेम का नाम है। अपने आप में सेंटेंस पूरा अजय क्रिकेट खेलता, पूरा है ना अपने आप में, लेकिन मैं इसमें कुछ नया जोड़ना चाहता हूँ। अजय क्रिकेट खेलता है कुणाल के साथ, अजय क्रिकेट खेलता है संडे को, अजय क्रिकेट खेलता है पार्क में। नई इन्फॉर्मेशन अगर मैं ऐड करना चाहूँ, पीछे का पार्ट बिल्कुल कॉमन है, नई इन्फॉर्मेशन जोड़नी है, तो नई इन्फॉर्मेशन जुड़ेगी किससे? नाउन या प्रोनाउन लिख के। और वो नाउन या प्रोनाउन को क्या चाहिएगा? एक कनेक्टर टाइप का वर्ड चाहिएगा, और वो कौन बनेगा? प्रीपोजिशन बनेगा। तो विद क्या बना यहाँ पर? प्रीपोजिशन बना। और ये जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ना,
ऐसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना प्रीपोजिशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन के सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर हुआ? काम याद होने चाहिए हर चीज के। अच्छा, वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो है ना सर वो वर्ब की एडजेक्टिव की दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, कंजंक्शन चीज़ों को जोड़ता है, प्रीपोजिशन एक नाउन से पहले लगकर उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। चीज़ें दिमाग में याद होनी चाहिए। ठीक। अजय प्लेज क्रिकेट विद कुणाल इन द पार्क। अजय प्लेज क्रिकेट विद कुणाल। अब इसमें क्या हुआ, विद प्रीपोजिशन हो गया और कुणाल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया और पार्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाली बात मैंने आपको, अब कुणाल पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, दिमाग में आ गया होगा। पार्क का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, दिमाग में आ गया। इस सेंटेंस से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्या सर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, कोई मनाही नहीं है, जब तक आपका सेंटेंस सेंसिबल है, लॉजिकल है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक। तो हमने नाउन को 3 चीजें बनते हुए देखा, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट ना, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हुए देखा। ऐसे ही हमने नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हुए देखा। ये नाउन का तीसरा काम है। आगे के जो काम है, आगे के जो अपने काम है वो भी अपन पढ़ेंगे, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से प्रीपोजिशन वाली बात एक बार दोबारा सुन लो। इन, नॉन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय विद प्रीपोजिशन होती हैं, क्यों लगानी पड़ती हैं थोड़ा समझो। एक सेंटेंस था अजय प्लेज क्रिकेट, मुझे इस सेंटेंस में नई जानकारी ऐड करनी है, अपने आप में पूरा है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि अजय क्रिकेट खेलता है, संडे को खेलता है, ऑन संडे, पार्क में खेलता है, इन अ पार्क, कुणाल के साथ खेलता है, विद कुणाल, हाँ कि ना। तो अगर मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ तो वो नाउन प्रोनाउन से होगी, और नाउन प्रोनाउन को कनेक्टर लिखना पड़ेगा। 2 नाउन इकट्ठे ऐसे थोड़ी टाप दोगे, अजय प्लेज क्रिकेट कुणाल के साथ हिंदी में करना पड़ता है, ऐसे कनेक्टर इधर भी लगाना पड़ेगा। और वही जो कनेक्टर है जो एक नाउन को बाकी शब्दों के साथ रिलेट करेगा, उसी को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। कंजंक्शन अलग तरीके से जोड़ता है, कंजंक्शन अलग तरीके से जोड़ता है, इस चीज को ध्यान देना, कहीं इसको कंजंक्शन के साथ कंफ्यूज मत कर देना। कंजंक्शन अलग तरीके से जोड़ता है। कंजंक्शन में देखो वो दोनों सब्जेक्ट हो गए थे, जैसे मैंने लिखा था राम एंड श्याम, मैं लिख दूं यू एंड आई, दोनों सब्जेक्ट हो गए, दोनों एडजेक्टिव या दोनों एडवर्ब। अब यहाँ पे ये कुणाल कोई प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है, अजय कुणाल को थोड़ी खेलता है, कुणाल के साथ खेलता है, ये अलग चीज है, इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना। चलो जी, यहाँ से लेक्चर शुरू हुआ था यार, 5 मिनट का भी नहीं है पूरा लेक्चर। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वर्ब हो गया। जो इस काम को करता है वो सब्जेक्ट हो गया, जिस पर ये काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन, जो नाउन की जगह पर आए वो प्रोनाउन। तो वर्ब क्या करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट, नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन की जगह पर आता है तो वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ही बॉट अ बिग हाउस, स्मॉल हाउस, न्यू हाउस, कॉस्टली हाउस। एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने। एडवर्ब क्या है, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स फास्ट, ही वॉक्स केयरफुली, ही वॉक्स एरोगेंटली, घमंड में चलता है, वो काम हो कैसे रहा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब हो गया। 2 चीज़ों को जोड़ने वाला कंजंक्शन हो गया। सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो नाउन लिखोगे उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाला प्रीपोजिशन हो गया। सडन फीलिंग इमोशन वाला इंटरजेक्शन हो गया। 5 प्रकार का नाउन है, पर्टिकुलर चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन, उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके कॉमन नाउन, बेसिक अपना किसी चीज़ के कलेक्शन का नाम कलेक्टिव नाउन, किस चीज़ के बेसिक पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन, ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल से पहचानना है, थोड़ा आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कराए, नाउन देखो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, जैसे वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतना अपना आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी।